जो संघर्ष कर सकता है वो सफल भी हो सकता है। तो आज से हम संघर्ष करेंगे और एसएससी एमटीएस में ज़रूर सफल होंगे। तो आज की क्लास का पहला प्रश्न आपके सामने यह रहा, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में मीठे पानी की झील नहीं है। तो यहाँ पर आपका उत्तर जो होगा ऑप्शन बी सांभर बिल्कुल सही उत्तर होगा। भारत में खारे पानी की झील है और यह राजस्थान में है। राजस्थान के जयपुर के पास सांभर झील है, आपको याद रखना है। इसके अलावा लोकटक झील मणिपुर में है। बड़ा पानी झील जो मेघालय के शिलांग में है। भीमताल झील उत्तराखंड में है। तो आई होप आपको ये सारी क्लियर हो गई होंगी। अब हम इमेज के माध्यम से बढ़िया से इसको क्लियर कर लेते हैं। तो आपके सामने जो दिख रही है यह आपकी लोकटक झील है मणिपुर में। नेक्स्ट झील के बारे में देख लेते हैं। जो आपके सामने दिख रही है जो सांभर झील है राजस्थान में। क्लियर। नेक्स्ट झील देख लेते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है जो आपके लिए बारा पानी। तो बारा पानी यहाँ पर आपको दिख रही है बारा पानी झील, जो कि कहाँ पर बताई थी मैंने, मेघालय में बताई थी। तो यहाँ पर बारा पानी। क्लियर। इसी बारा पानी झील को किस नाम से बुलाते हैं स्थानीय लोग? तो स्थानीय लोग इसे उमियाम झील के नाम से बुलाते हैं। किस नाम से बुलाते हैं? उमियाम झील के नाम से बुलाते हैं। जी आपको क्लियर हो गया होगा। उमियाम झील के नाम से बारा पानी या बड़ा पानी झील को बुलाते हैं। यह कहाँ पर है? मेघालय में है। आपको जो मैंने क्लियर करा दिया है कि मेघालय में उमियाम झील है, जिसे बारा पानी झील भी कहते हैं। और ये कहाँ पर है? शिलांग में है। इज द करेक्ट हो गया आपका। हम देख लेते हैं भीमताल झील। भीमताल झील मैंने आपको कहाँ पर बताई थी? भीमताल झील मैंने आपको उत्तराखंड में बताई थी। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, उत्तराखंड में भीमताल झील है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राजस्थान का प्रसिद्ध पुष्कर मेला एक वर्ष में एक बार आयोजित होता है। तो एक वर्ष में एक बार आयोजित होता है। आप हमें कमेंट में बताएंगे कि राजस्थान का प्रसिद्ध पुष्कर मेला एक वर्ष में एक बार आयोजित तो होता है, यह कितने दिनों तक चलता है मेला, कितने दिनों तक लगता है? तो राजस्थान के पुष्कर मेले के बारे में थोड़ा हम जानेंगे। यहाँ से ढेर सारे प्रश्न आए हैं और यहाँ से रिपीट भी होंगे, तो आप ध्यान से समझेंगे एक एक चीज़ को। तो पुष्कर मेला, जिसे ऊंट पुष्कर मेला भी स्थानीय रूप से कहते हैं। क्या बोलते हैं इसे? ऊंट मेला भी कहते हैं, पुष्कर ऊंट मेला भी कहते हैं। यह कब लगता है? जो क्वेश्चन पूछा गया है। यह कार्तिक मेला या कार्तिक महीने में लगता है। हिंदू माह कैलेंडर के अनुसार यह कार्तिक महीने में लगता है। और इसके बारे में थोड़ा समझेंगे। पुष्कर का मेला भी इसे कहते हैं। अब आगे जाएंगे। अब जी पुष्कर मेला किसके पास लगता है? अजमेर ज़िले में है। अजमेर ज़िले में पुष्कर मेला लगता है, अजमेर शहर। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब बात करें कि ये अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से कब लगता है, तो ये अक्टूबर के अंत में, नवंबर की शुरुआत में ये लगता है। क्लियर हुआ। और कार्तिक पूर्णिमा पर ये लगता है। आगे बढ़ेंगे इसके बारे में। देखिए यहाँ पर पुष्कर मेला, कार्तिक मेला जो लिखा हुआ है, पुष्कर मेला, कार्तिक मेला। पुष्कर मेले में ऊंट की गाड़ी आपको दिख रही है। कार्तिक माह की शुरुआत में लगता है और कार्तिक पूर्णिमा तक लगता है। ये आपको क्लियर हो गया होगा यहाँ पर पुष्कर मेले के बारे में। जिन भाइयों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और अभी तक किसी ने लाइक नहीं किया तो फटाक से हमारे वीडियो को आप लाइक कर दीजिए। अगर आपको वीडियो हमारी अच्छी लग रही है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, जो भी आपके भाई बहन हैं वो भी लाभ उठा सकें और अच्छे से अच्छे वो एसएससी एमटीएस में नंबर पा सकें। एसएससी की सभी परीक्षाओं के लिए मैं महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है, राजगृह कई वर्षों तक मगध की राजधानी रहा। तो राजगृह कई वर्षों तक मगध, राजगृह एक जगह है बिहार में, मगध की राजधानी रहा। बाद में राजधानी को क्या किया गया? ट्रांसफ़र, स्थानांतरित कर दिया गया। और कहाँ पर भेज दिया? बिहार के पाटलिपुत्र। आपसे प्रश्न पूछा जाए कि पटना का प्राचीन नाम क्या था, तो पटना जो है वो बिहार की राजधानी है। कहाँ की राजधानी है? बिहार की। तो बिहार की राजधानी पटना, और पटना का जो पुराना नाम है ना वो पाटलिपुत्र है। आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता की अवधारणा? अस्पृश्यता की अवधारणा का मतलब है, अस्पृश्यता का मतलब होता है छुआछूत का अंत। छुआछूत बोलते हैं, अस्पृश्यता को क्या बोलते हैं? छुआछूत बोलते हैं। ये आपको याद रखना है।
छुआछूत का अंत या अस्पृश्यता का अंत किसी भी रूप में इसके व्यवहार को निषिद्ध करता है। तो इसका आंसर आपका बिल्कुल डी सही हो जाएगा, चौथा विकल्प। अगर मैं बात करूं कि 14 अनुच्छेद क्या कहता है, तो आप ध्यान सुनना, समता का अधिकार। सरकार जो भी नियम बनाएगी सबके लिए समान होगा, समता का अधिकार अनुच्छेद चौथा हो जाएगा आपका। अनुच्छेद 15 क्या कहता है? अनुच्छेद 15 कहता है धर्म, जाति, लिंग, वर्ग के अनुसार कोई किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा। क्लियर हुआ? ऐसे ही हम थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं, यहाँ से ढेर सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। अस्पृश्यता का अंत किसके अंदर वर्णित है? तो अस्पृश्यता का जो अंत है वो मौलिक अधिकार के अंदर वर्णित है। ध्यान से आप हमारे वीडियो को पूरा देखें, जिससे कि हर एक चीज़ क्लियर हो जाएगी और यहाँ से 100% आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे ही जाएंगे। तो मौलिक अधिकार जो हैं हमने यूएसए से लिए हैं, अमेरिका से लिए हैं। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा कि मौलिक अधिकार जो हैं हमने कहाँ से लिए हैं। मौलिक अधिकारों को हमने अमेरिका से, यूएसए से लिया है। तो ये क्लियर हो गया होगा आपको। अब मैं देखता हूँ यहाँ पर कि जो हमने पढ़ा अस्पृश्यता का, वो अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में आया था। क्लियर। अब 18 से 14 के बीच में जो थे ना, वो क्या थे? समता और समानता का अधिकार, इसके बीच में पढ़ा था हमने। अब इसी को थोड़ा सा हम अच्छे से समझ लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं अनुच्छेद 14 मैंने बताया था विधि के समक्ष समता। ठीक है, समता का अधिकार या फिर विधि के समक्ष समता। जो सरकार कानून बनाएगी, विधि बनाएगी, उसके समक्ष समता हो जाएगी। क्लियर। मैंने आपको 15 बताया था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सैकड़ों बार परीक्षा में रिपीट हो चुका है। धर्म, जाति, लिंग के आधार पर कोई किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा। अनुच्छेद 15 ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 15 कहता है कि लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। जैसे सरकार ने कोई जॉब निकाली तो उसमें सभी के लिए अवसर मिलेगा। लोग के लिए क्या कर रही है, योजना बनाए या फिर उसमें छूट मिले, तो सभी के लिए होती है। क्लियर है। अब हम देखेंगे अनुच्छेद 17, वेरी इंपॉर्टेंट था, मैंने भी बताया था, अस्पृश्यता का अंत, मतलब छुआछूत का अंत हो जाएगा। ऐसे ही 18 जो है उपाधियों का अंत है। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत, अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत, अनुच्छेद 16 क्या था? अनुच्छेद 16 था लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। अनुच्छेद 15 क्या था? धर्म, जाति, लिंग के आधार पर कोई किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा। अनुच्छेद 14 क्या था? विधि के समक्ष समता। जी आपको क्लियर हो गया होगा कि अनुच्छेद 14 में क्या था? विधि के समक्ष समता। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं, इजीली आपको सब क्लियर हो पा रहा होगा। निम्नलिखित में से भारत के कौन से स्वतंत्रता आंदोलन के बाल पाल लाल में से एक थे? तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि निम्नलिखित में से भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के लाल बाल पाल में से कौन एक थे? तो यहाँ पर मैं आपको अच्छे समझाऊंगा, आप ध्यान सुनते रहना और वीडियो के अंत तक बना रहना, जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगा। तो लाला लाजपत राय, लाल से क्या हो जाएगा? लाला लाजपत राय। बाल से क्या हो जाएगा? बाल गंगाधर तिलक। पाल से क्या हो जाएगा? बिपिन चंद्र पाल। तो ये आपको क्लियर हो गए होंगे तीनों नाम, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। इनके बारे में थोड़ा सा समझते हैं, लेकिन उससे पहले मैं कुछ और इम्पोर्टेंट बता दूं जवाहरलाल नेहरू के बारे में। इनकी पुस्तक है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। डिस्कवरी ऑफ इंडिया किनकी पुस्तक है? जवाहरलाल नेहरू की। ये बहुत बार पूछा गया है, हिंदी में पूछा जाता है और पूछा भी गया है कि भारत की खोज किसकी पुस्तक है? भारत की खोज जो पुस्तक है पंडित जवाहरलाल नेहरू की है। आपको ध्यान रहे। लाल बहादुर शास्त्री, ये आपको ध्यान रखना है, लाल बहादुर शास्त्री ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनकी भारत से बाहर मृत्यु हुई थी। लाल बहादुर शास्त्री ऐसे भारत के प्रधानमंत्री रहे जिनकी भारत से बाहर मृत्यु हुई थी। ये आपको याद रखना है। अब हम थोड़ा थोड़ा जानेंगे सबके बारे में। यहाँ पर आप देखिएगा, मैंने आपके लिए बहुत मेहनत के साथ ये सारी चीज़ें बनाई हैं, तो आप हमारे वीडियो को जल्दी से जल्दी लाइक भी कर दें। तो पंजाब के लाला लाजपत राय, पंजाब के थे लाला लाजपत राय, ध्यान रखना। और महाराष्ट्र के कौन है? बाल गंगाधर तिलक। और बंगाल के, मतलब पश्चिम बंगाल के, बिपिन चंद्र पाल। त्रिमूर्ति को लोकप्रिय के रूप से लाल बाल पाल के रूप में जाना जाता है। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के राजनीतिक प्रवचन को इन्होंने बदल दिया था। तो ध्यान रखना, पंजाब के लाला लाजपत राय, महाराष्ट्र के बाल गंगाधर तिलक, बंगाल के बिपिन चंद्र पाल। इन्हें त्रिमूर्ति के रूप में जाना जाता है, इसलिए इन्हें लाल बाल पाल के रूप में संज्ञा दी गई है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब थोड़ा सा हम चित्तरंजन दास के बारे में जान लेते हैं, यहाँ से भी उनके क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ध्यान से देखना कैसे क्वेश्चन पूछा गया है। भारत में किसे देशबंधु के नाम से जाना जाता है? तो भारत में देशबंधु के नाम से किन्हें जाना जाता है? चित्तरंजन दास को। ये आपको क्लियर हो गया होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, केवल डैश वर्ष में अधिक की आयु से भारत की नागरिकता ही किसी राज्यपाल के पद को नियुक्त कर सकती है। मतलब सीधा क्वेश्चन ये है कि भारत में राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो भारत में राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। अगर मैं बात करूं 25, तो 25 किसकी होती है, प्रधानमंत्री की होती है, साथ ही साथ मुख्यमंत्री की होती है, ध्यान रखना। क्वेश्चन पूछे हुए आपको बता रहा हूँ। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि 35 तो राज्यपाल की होती है, ऐसे ही राष्ट्रपति जी की भी 35 वर्ष न्यूनतम आयु रखी गई है। जी आप ध्यान रखना, राष्ट्रपति जी की न्यूनतम आयु कितनी रखी गई है, 35 वर्ष। एक आपको एक इम्पोर्टेंट और फैक्ट बता दूं, तो ध्यान से सुनना आप और इसको याद भी रखना। मैं आपको बता रहा हूं कि राज्यसभा के सदस्यों की न्यूनतम आयु कितनी होती है सदस्य बनने के लिए, तो उसके लिए 35 वर्ष का प्रावधान किया गया है। 30 वाई मतलब ईयर, 30 वर्ष होना चाहिए न्यूनतम राज्यसभा के सदस्य के लिए। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन विषम है, लेकिन संकेत आपको दिया गया है वस्त्र उद्योग के आधार पर। कपास एक वस्त्र उद्योग है जिससे सूती वस्त्र बनते हैं, ऐसी रेशम भी, रेशम के कपड़े, ऊन के भी वूलन कपड़े। लेकिन विद्युत उद्योग, इलेक्ट्रिसिटी वाला उद्योग, ये यहाँ पर कपड़ा वस्त्र उद्योग नहीं है। आपको क्लियर हो गया होगा। आगे की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग हवा या गैस की आर्द्रता को मापने के लिए किया जाता है। तो किसकी बात कर रहा है, हवा और गैस की आर्द्रता को मापने के लिए। तो हवा और गैस की आर्द्रता को मापने के लिए आर्द्रता मापी का हम उपयोग करते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्लियर हो गया होगा आपको। दर्शना झावेरी किस नृत्य से संबंधित हैं जिन्हें पद्मश्री भी अवार्ड मिला है। तो आप इनको याद रखना, मैं अभी आपको इनका चेहरा दिखा के भी आपको याद करा दूंगा। दर्शना झावेरी मणिपुर की हैं, ध्यान रखना। और मणिपुरी एक कैसा नृत्य है, मणिपुरी एक शास्त्रीय नृत्य भी है, आप ध्यान रखना। शास्त्रीय नृत्यों की संख्या टोटल कितनी है, 8। आपको ये भी पता होना चाहिए। लावड़ी कहाँ का है, तो लावड़ी जो है वो महाराष्ट्र का है। अगर मैं बात करूँ कथकली कहाँ का है, तो कथकली केरल का है। जी आपको क्लियर हो गया होगा। कथक कहाँ का है, तो कथक जो है नॉर्थ इंडिया का है, ये भी मैं आपको बता दूँ। देखिए अब यहाँ पर हम देख लेते हैं दर्शना झावेरी जी को। जो दर्शना झावेरी जी हैं, आपको दिख रहा है उनका इमेज, क्लियर हो गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे मार्च 2022 में गोवा के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। तो गोवा के मुख्यमंत्री कौन बने हैं 2022 में, तो प्रमोद सावंत। आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्रता के समय, कब, स्वतंत्रता के समय भारत की लगभग 75% जनसंख्या किस पर टिकमन थी। उस समय क्या है, अपने भारत में बहुत ज़्यादा भुखमरी थी, इसलिए प्राथमिक क्षेत्र पर निर्भर थी। किस पर थी भाइयों, प्राथमिक क्षेत्र पर निर्भर थी। अब प्राथमिक क्षेत्र को इंग्लिश में कहते हैं प्राइमरी सेक्टर बोलते हैं, ध्यान रखना। अब मैंने यहाँ पर दूसरी तरह से क्यों बताया, क्योंकि प्राइमरी सेक्टर में क्या आता है, प्राइमरी सेक्टर में कृषि को रखा गया है, ध्यान रखना। जो खाने पीने की चीज़ें हैं, वो खाद्यान्न या फिर फसलें जो होती हैं, कृषि जो होती है, वो प्राइमरी सेक्टर प्राथमिक क्षेत्र में रखा गया है। आगे की ओर बढ़ेंगे। वह प्रजाति जो खाली व नग्न क्षेत्र पर, मतलब जहाँ पर खाली जगह पड़ी हो, ठीक है, वहाँ पर मूल अन्वेषण प्रजाति कहलाती है। वहाँ पर क्या कर लेती है, वो आक्रमण करती है, खाली जगह पर आक्रमण कर लेती है वो जाति, और फिर क्या करती है, उसको क्या कहते हैं, मूल अन्वेषण प्रजाति उसे कहा जाता है। नेक्स्ट, एशियाई खेल 2018 के उद्घाटन के लिए भारत के ध्वजवाहक कौन थे। तो उस समय जब 2018 में एशियाई खेलों का उद्घाटन हुआ था, तो उस समय भारत की तरफ से ध्वजवाहक कौन थे, नीरज चोपड़ा। आप मुझे बताएंगे यहाँ पर नीरज चोपड़ा किससे संबंधित हैं, कमेंट बॉक्स में। लेकिन मैं आपको बताता हूँ रानी रामपाल के बारे में। रानी रामपाल जो हैं भारतीय हॉकी टीम की क्या हैं, कप्तान हैं। तो रानी रामपाल किस खेल से संबंधित हैं, तो रानी रामपाल हॉकी टीम से संबंधित हैं। किससे, हॉकी से, हॉकी खेल से संबंधित हैं, और ये भारतीय हॉकी टीम की कप्तान भी हैं। आगे बढ़ते हैं। एक लेखा वर्ष के दौरान घरेलू क्षेत्र के डैश उत्पादित अंतिम माल और सेवा का कुल मूल्य घरेलू आय कहलाती है। तो आपसे एक वर्ष के दौरान घरेलू क्षेत्र के भीतर उत्पादित क्या हो जाएगा, घरेलू क्षेत्र के भीतर उत्पादित वो अंतिम माल और सेवा का कुल मूल्य क्या कहलाएगा, घरेलू आय कहलाता है।
निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य तमिलनाडु राज्य से संबंधित है? तो तमिलनाडु राज्य का कौन सा है? कुंभी। मैंने आपको लावड़ी बताया था, लावड़ी कहाँ का है? महाराष्ट्र का है। तो क्लियर हो गया। कुंभी कहाँ का है? तमिलनाडु का। क्लियर है? ये क्या है? तमिलनाडु का लोक नृत्य है, फोक डांस है। हम कुंभी को देख लेते हैं कैसे खेलते हैं। मतलब मनताज नृत्य, महिलाएं होती हैं और एक ग्रुप में बना लेती हैं बढ़िया सा गोला गोला, और उसमें अंदर रंगोली वगैरह सुंदर सी बनाती हैं और उसी में नृत्य करती हैं। तो ये आपको कुंभी नृत्य समझ में आ गया होगा। यहाँ पर देख रहे हैं आप कि कुछ महिलाएं नृत्य कर रही हैं, बीच में बढ़िया से सुंदर रंगोली बना के अपनी सभी सखियों के साथ घूम रही हैं और डांस कर रही हैं। अगला, भारत की 5वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो भारत की 5वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था गर्मी, मतलब जो गरीबी थी, प्रोवर्टी बोलते हैं, उसका उन्मूलन करना, पता करना 5वीं पंचवर्षीय योजना में। 24 जून 2022 को आईबी मतलब इंटेलिजेंस ब्यूरो के निदेशक के रूप में पदभार किसने संभाला? तो आपको बता दूं 24 जून को किसने संभाला था? तपन कुमार डेका ने। तपन कुमार डेका ने आईबी मतलब इंटेलिजेंस ब्यूरो के निदेशक के रूप में पदभार संभाला। नेक्स्ट, डैश को 2019 में पारित किया गया था। इसके फलस्वरूप भारत के प्रधानमंत्री और अन्य प्रधानमंत्री सुरक्षा प्रतिबंध कर दी गई थी। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, विशेष सुरक्षा समूह अधिनियम 2019। तो यहाँ पर विशेष सुरक्षा दी जाएगी, किसको दी जाएगी? भारत के प्रधानमंत्री को और अन्य पूर्व प्रधानमंत्रियों को यहाँ पर सुरक्षा दी जाएगी। अच्छी बात है, हमारे देश के अगर ये लोग सुरक्षित रहेंगे तो हमारा देश बढ़िया चलता रहेगा। वाशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? मतलब वाशिंग सोडा को दूसरे नाम से क्या कहते हैं? वाशिंग मतलब होता है वॉश करना, इसी को धावन सोडा के नाम से भी जानते हैं, मतलब कपड़े धोने का सोडा, कपड़े धोने का सोडा। जी ध्यान रखना आप। इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है Na2CO3 10H2O, मतलब सोडियम कार्बोनेट वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला होता है। अगर मैं बात करूं बेकिंग सोडा या खाने के सोडे का फॉर्मूला NaCO3, सोडियम बाई कार्बोनेट इसको बोलते हैं। अगर मैं बात करूं भुजे हुए चूने का, किसका बोला मैंने? भुजे हुए चूने का, ये भी परीक्षा में पूछा गया, ध्यान रखना, भुजे हुए चूने का। तो ये सूत्र होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। आई होप आपको ये तीनों चीज़ें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी, जो कि परीक्षा में कई बार पूछी गई हैं। गौतम बुद्ध के भक्तों द्वारा मनाई जाने वाली बुद्ध पूर्णिमा, किसके द्वारा? गौतम बुद्ध के भक्तों द्वारा मनाई जाने वाली बुद्ध पूर्णिमा, जी हाँ बुद्ध पूर्णिमा, हिंदू माह के किस कैलेंडर में या फिर किस महीने में मनाई जाती है? तो आपका आंसर होगा वैशाख। वैशाख माह में मनाई जाती है कौन सी? बुद्ध पूर्णिमा। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत मौलिक कर्तव्यों को परिभाषित किया गया है? तो आपको पता है मौलिक कर्तव्यों को 51A, और आपको बता दूं भाग 4 का के अंदर रोमन में आपसे पूछता है, जी आप याद रखेंगे, सरदार स्वरसी समिति की सिफारिश पर इसमें 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, लेकिन 11वां मौलिक कर्तव्य 86वां संविधान संशोधन हुआ तब इसमें जोड़ा गया था। अगला, राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति डैश द्वारा की जाती है? तो राज्य के महाधिवक्ता की यहाँ पर जो नियुक्ति करेंगे राज्यपाल करेंगे, जो आपको याद रखना है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल की जो नियुक्ति करता है आपको पता ही होना चाहिए, इम्पोर्टेंट है, राष्ट्रपति जी करते हैं राज्यपाल की। क्लियर हो गया। ऐसे ही अगर बात की जाए मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलाते हैं? तो मुख्यमंत्री को शपथ राज्यपाल दिलाते हैं, ये आपको याद रखना है। भारत के मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाते हैं? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश को जो शपथ दिलाते हैं वो राष्ट्रपति जी दिलाते हैं, जो आपको पता होना चाहिए, राष्ट्रपति जी इनको शपथ दिलाते हैं। और राज्य के चुनाव आयुक्त को कौन दिलाते हैं? तो राज्य के चुनाव आयुक्त को जो शपथ दिलाते हैं वो राज्य के राज्यपाल दिलाते हैं, ध्यान रखना। राज्य चुनाव आयुक्त को कौन शपथ दिलाएंगे? राज्यपाल, राज्य में है तो। क्लियर हुआ। अगले क्वेश्चन की ओर से चलने से पहले हम आपसे विदाई लेंगे, क्योंकि आज के लिए इतना ही काफ़ी है। और आपको हमारी वीडियो आशा करूँगा अच्छी लगी होगी, तो ज़रूर कमेंट करें। और हमारे चैनल को अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर लें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में, अपने जो छोटे भाई बहन हैं उनको भी आप शेयर करें, जिससे कि मुझे सपोर्ट मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।